हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या कार्य हैं और उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। साथ में हम बात करेंगे जो राज्य है, राज्य का निर्वाचन आयोग और उसके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो भी चीज़ मैं आपको हमेशा से बताया हूँ, जो भारतीय संविधान में जिसके बारे में दिया गया है, जो भारतीय संविधान में लिखित है, वह क्या होती है, संवैधानिक निकाय होती है, क्योंकि उसका जो वर्णन है भारतीय संविधान में दिया गया है। तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 15, भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक क्या है, जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन दे रखा है। इसमें साथ में निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग भी, और साथ में राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का भी बात की गई है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए क्या किया जाता है, जो 25 जनवरी है उसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग दो स्तर पर है, एक भारत का निर्वाचन आयोग और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें और इसकी संरचना देखें, तो हमने देखा अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 319 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है। तो जो अनुच्छेद 324 है उसमें बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा उसका गठन कैसे होगा, उसका कंपोजिशन कैसे होगा, या फिर उसकी संरचना क्या होगी। अगर हम निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 324, जिसमें क्या है, अगर हम वर्तमान में देखें तो यह 3 सदस्यीय क्या है, निकाय है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो यह 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर ये बना है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो एक क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 क्या है, निर्वाचन आयुक्त हैं, यहाँ पे चुनाव आयुक्त हैं जिनको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो टोटल 3 हैं। अगर हम बात करें प्रारंभ में, तो जब 1950 में 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो उस समय पर 1950 से लेके 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्यीय निकाय था, जिसमें कौन होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ और 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 से 1990 तक यह 3 सदस्यीय हो गया था। तो बात की जाए 89 से लेके 1990 तक यह फिर दोबारा से क्या हो गया था, 3 सदस्यीय। पहले 1 सदस्यीय हुआ, देन 3 सदस्य फिर हो गया, देन इसमें फिर चेंज आया और 2 जनवरी 1990 से लेके 1993 तक फिर से यह 1 सदस्यीय हो गया। तो पहले 1 सदस्यीय हुआ करता था, फिर 3 सदस्यीय हुआ, फिर देन अगर दोबारा जो है 1 सदस्यीय हो गया, एंड देन फिर क्या है, दोबारा से इसको 3 सदस्यीय हो गया। अगर 1993 से और आज तक की बात किया जाए, वर्तमान में मैंने आपको बताया था 3 सदस्यीय है, तो 1993 से और आज तक यह दोबारा से क्या हो गया है, 3 सदस्यीय निकाय हो गया है। तो याद कर सकते हो, पहले 1 सदस्यीय, फिर 3 सदस्यीय, फिर 1 सदस्यीय, और वर्तमान में फिर से 3 सदस्यीय निकाय है। अगर हम देखा था हमने कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें क्या होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहें या फिर क्या कहें, चीफ इलेक्शन कमीशन, और साथ में क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं, 2 हैं वर्तमान में, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वह 1 है। तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, प्लस जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साथ में इलेक्शन कमीशन, जो 2 अन्य इलेक्शन कमीशन है उनकी भी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ कार्यकाल में जो है डिफरेंस है। जो कार्यकाल होगा, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसका जो कार्यकाल है वह 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होगा। अर्थात क्या है, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा या फिर 65 साल की उम्र जब तक वह व्यक्ति नहीं हासिल कर लेता है तब तक के लिए होगा। अब इन दोनों में से जो भी उसकी पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, या तो वो 6 साल काम कर चुका हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर, या फिर उसकी एज 65 ईयर्स हो जाए, तो उसको उसी दिन पद से हटा दिया जाएगा।
तो कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पूर्व में हो जाए। लेकिन यहाँ अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनकी नियुक्ति तो दोनों की राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इनकी जो कार्यकाल की बात की जाए तो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष प्लस 62 ईयर्स है, या इसका मतलब या तो वो 6 वर्ष तक काम करेगा या 62 ईयर्स की एज तक काम करेगा, जो भी पहले हो। अगर बात की जाए वेतन और भत्तों की, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके वेतन और भत्ते जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनके वेतन और भत्ते होते हैं, और इनका सम्मान भी किस तरह से किया जाता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। और जो इनके वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। अगर बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको हटाने की बात की जाए तो उसको हटाने के लिए सेम प्रोसेस होगी जिस तरह से क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा होता है। एक्चुअली अगर बात की जाए महाभियोग द्वारा जिसको हटाया जाता है वह केवल एकमात्र राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। इम्पीचमेंट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह सिर्फ केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है, बाकी सबके लिए रिमूवल का प्रयोग होता है। लेकिन जो रिमूवल की जो प्रोसेस होती है वह कैसी है, इम्पीचमेंट जैसी है। एक्चुअली इम्पीचमेंट जैसी नहीं होती है। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए और इम्पीचमेंट दे रखा हो तो वहाँ इम्पीचमेंट नहीं आता, इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति पर लागू होता है। तो इनकी प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट जैसी होती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में दे रखा है। तो 124 के 4 में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने की होती है। तो ये संसद द्वारा हटाए जाते हैं और महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके कार्य क्या हैं, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या फिर माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के कार्यों की, तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य होते हैं वह क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो अगर जो हम भारत के निर्वाचन आयोग की जो बात कर रहे हैं वह क्या करता है, लोकसभा के भी चुनाव कराता है और राज्यसभा के भी चुनाव कराता है, साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कराता है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन जो है उसको आप दूर कर लीजिए। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, आप देखते होंगे जो विधानसभा है, विधानसभा राज्यों में होती है, लेकिन विधानसभा के जो चुनाव कराता है वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। मतलब कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, न कि राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो यहाँ देखेंगे हम जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो यहाँ याद रख सकते हैं जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वह कराए जाते हैं भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ही। अगर इनके कार्यों में और देखें तो इनका कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसकी, चुनाव आयोग की। साथ में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है हर 10 साल पर जब जनगणना होती है तो उसके साथ क्या देखा जाता है, जो सीटों का बंटवारा होता है वो क्या है, परिसीमन के आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर होता है, और जो परिसीमन की जिम्मेदारी होती है वह भी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की। निर्वाचक की नामावली जो तैयार की जाती है, आपने देखा होगा इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें जो आम जनता है उसके नाम होते हैं। तो इलेक्टोरल रोल बनाना और उसकी जो नामावली है वो तैयार करना, इसकी भी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। साथ में क्या है, जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना भी किसकी जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। और राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। साथ में हम बात करें, आपने देखे होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके चुनाव चिन्ह होते हैं, तो जो चुनाव चिन्ह अलॉट करता है तो वह कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। अगर यहाँ बात की जाए और तो सांसद, मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं वो सांसद होते हैं, और विधायक क्या होते हैं, सांसद विधायक की अयोग्यता है, जो सांसद और विधायकों की अयोग्यता से अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देने का काम भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। लेकिन यहाँ पे जो दल बदल है, अगर केस दल बदल का है तो दल बदल के ऊपर जो है सलाह निर्वाचन आयोग नहीं देता है। तो अगर दल बदल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सांसद और विधायकों की अयोग्यता है, जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, उन पर सलाह राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। अब देखते हैं हम राज्य निर्वाचन आयोग को। तो जिस प्रकार से
जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है जो ग्राम पंचायत के चुनाव कराना, नगर पालिका के चुनाव कराना और जिला परिषद के चुनाव कराना। तो ये इत्यादि चुनाव जो होते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद है, तो इन सब के चुनावों की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 324 हमने देखा था, अब अनुच्छेद 325 की बात की जाए तो अनुच्छेद 325 में दे रखा है कि धर्म, भाषा, मूल वंश या जाति के आधार पर क्या है, जो निर्वाचन की नामावली जो तैयार की जाती है, अर्थात कहा जाए कि निर्वाचक मंडल जो होता है, जो आम जनता है वो वोट डालती है, उसको क्या है, लिंग, जाति या फिर क्या उसकी धर्म या मूल वंश के आधार पर उसके साथ क्या है, विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की जाति कोई SC ST से है या फिर कोई क्या है किसी हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से है, तो उसका इलेक्टोरल नाम, जो निर्वाचन आयोग का जो पंजीकरण होता है उसमें नाम नहीं होगा या नामावली में नाम नहीं होगा। तो इसलिए अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है, धर्म, जाति या मूल वंश के नाम पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और नामावली में उनके नाम के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसलिए क्या है, धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति आदि पर क्या है, निर्वाचक मंडल से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह अनुच्छेद 325 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 326 की बात करें तो निर्वाचकों की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो जो निर्वाचकों की योग्यता है, अर्थात एक जो वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग होता है, तो वह क्या है, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है, जो भारत का नागरिक होता है और 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है, वह क्या है, वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो अगर निर्वाचक की योग्यता की बात की जाए तो कम से कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात किया जाए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। जब 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, उससे पहले क्या था, 61वें संविधान संशोधन 1988 से पहले जो मिनिमम एज थी जो वोट डालने की, वह 21 ईयर्स थी। तो उसके बाद 61वां संविधान संशोधन आता है 1988 में और उसको 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 326 में निर्वाचकों की योग्यता दी गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 327 में, तो अनुच्छेद 327 में बताया गया है संसद व राज्य विधानमंडल का जो निर्वाचन होगा, उसके जो संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी जो भी अगर कोई कानून बनाना है या लॉ बनाना है, तो वह कार्य कौन करेगा, उसका कार्य संसद के पास होता है। तो अगर संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए कोई संबंधी नियम बनाने हैं तो उसका कार्य कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 327। एक और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 329, यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 329 में यह बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसके कार्यों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आर्टिकल 329 में बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग के काम होंगे या फिर जो उसके जैसे परिसीमन का काम हुआ, इलेक्टोरल रोल तैयार करना हुआ और जो चुनाव चिन्ह देना हुआ, तो जो भी काम है उसके चुनावी प्रक्रिया के, तो उनमें क्या है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो हमने देखा निर्वाचन आयोग, दोनों राज्य का निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग। अब हम बात करते हैं निर्वाचन के संबंधी। जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल क्या है, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है चुनावों में। तो जो चुनावों में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो अब हम बात करेंगे ईवीएम मशीन की। तो ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात की जाए तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले जो वोट कास्ट होते थे, वोट डाले जाते थे, वह बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे। तो जो बैलेट पेपर से जब वोट डाले जाते थे तो उसमें एक तो कागज़ था, उसमें मोहर लगाई जाती थी। तो उसमें क्या था, जो पारदर्शिता नहीं थी। उसमें होता क्या था, कई जो प्रभावी नेता होते थे वह बूथ को कैप्चर कर लेते थे और ज़बरदस्ती जो बैलेट पेपर्स होते थे वो पहले से ही उन पर मोहर लगी होती थी और वह उन्हीं बैलेट पेपर्स को क्या है, जमा कर देते थे। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। साथ में क्या था, जो फ्रॉड के केसेस थे वो भी उसमें बहुत ज़्यादा थे एंड टाइम कंज्यूमिंग थे और क्या है, खर्चा भी बहुत होता था। तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़माना आया और सबसे पहले जो है एक केरल राज्य है, सबसे पहले केरल राज्य है जिसने क्या किया था, राज्य विधानसभा के चुनाव कराए थे 1982 में। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो ईवीएम मशीन का हुआ था वह केरल राज्य में हुआ था 1982 में। लेकिन अगर बात की जाए कि पूरे चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले चुनाव जो ईवीएम मशीन का प्रयोग किया था वह केरल राज्य ने किया था। लेकिन पूर्ण चुनाव जो कराने वाला पहला राज्य बना था वह गोवा था। गोवा ने सबसे पहले पूर्ण चुनाव जो है ईवीएम मशीन से कराए थे। लेकिन सन 2004 से जो आम चुनाव थे, सन 2004 में जो आम चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे, वह भारत में पूर्ण ईवीएम मशीन के द्वारा किए गए थे। यहाँ हम बात करेंगे ईवीएम मशीन में एक जो है ऑप्शन आता है नोटा का। नोटा का मतलब है नन ऑफ द
एबव। तो हम बात करें नोटा की, तो जो ईवीएम मशीन में एक बटन आजकल क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके जो चुनाव चिन्ह होते हैं जिस पर भी आपको वोट देना, तो ईवीएम मशीन में आप वो दबा देते हो। तो साथ में अभी हुआ क्या, नोटा की बटन के लिए भी क्या है, या कि सुप्रीम कोर्ट में गया था। हम बात करें नोटा की, तो नोटा का मतलब है नन ऑफ दीज। अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य यह होता है कि मान लो दो लोग चुनाव में खड़े हैं, तो दोनों लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों की छवि अच्छी नहीं है, अगर मान लिया दो व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं और दोनों की ही छवि अच्छी नहीं है, तो आपको मजबूरी है कि दोनों में से आपको किसी एक को वोट देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, आप गलत व्यक्ति को भी चुनना पड़ा, आपकी मजबूरी हो जाता है कि आपको गलत व्यक्ति को भी चुनना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक जनहित याचिका जो है दायर की जाती है, और यह क्या है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी का एनजीओ था, जो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक एनजीओ था, उसके द्वारा पीआईएल दायर की जाती है। पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बारे में आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, पीआईएल को मैंने डिटेल से वहाँ बताया है। तो पीआईएल क्या है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एनजीओ संगठन था, इसने पीआईएल दायर की और बताया कि नोटा का क्या है, बटन उसमें होना चाहिए, जिससे कि क्या है, अगर मान लिया दोनों व्यक्ति जिनकी छवि खराब है, हमें उनको दोनों को ही वोट नहीं देना है, तो उससे क्या है, जो चुनाव है वह प्रभावी बन सकता है। तो उसमें एक नोटा की बटन हो जिससे कि हम दोनों पर ही किसी को वोट ना दें, और ऐसे में क्या है, जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है पार्टी, वह मजबूर हो जाए कि साफ छवि वाला उम्मीदवार खड़ा करे। क्योंकि अगर जैसे हम दे रहे थे पहले, दोनों ही की छवि खराब थी, हमको दोनों में से किसी एक को वोट देना पड़ता था। अभी ऐसे में क्या, जब नोटा की बटन दबाएंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह उनके ऊपर दबाव आ जाएगा, वो साफ छवि का उम्मीदवार खड़ा करेंगी। तो इसके लिए 2009 में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट से फैसले की मांग की थी, किसने, इलेक्शन कमीशन ने। जब पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो एनजीओ था उसने पीआईएल दायर की, तो उसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट से फैसले की मांग की थी, किसने, इलेक्शन कमीशन ने, कि भाई आप नोटा के ऊपर फैसला दो और नोटा की बटन का प्रावधान करवाया जाए। तो होते होते सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटा ईवीएम में क्या है, लागू करवाया गया। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और नोटा के लिए क्या है, परमिशन मिल गई। तो 11 अक्टूबर 2013 को ईवीएम में क्या लागू हो गया, नोटा की मशीन नोटा की जो बटन है वह लागू हो गई थी। अगर हम नोटा को देखें तो नोटा का जो है ये डिजाइन की गई थी भारतीय डिजाइन संस्था द्वारा, और जो अहमदाबाद से है उसकी क्या है, नोटा की बटन को डिजाइन किया था। और यह नोटा जो है 13 देशों में प्रचलन में है। तो नोटा जो है 13 देशों में प्रचलन में है। अगर हम यही बात कर लेते हैं कुछ और, कि चुनाव जो है, चुनावों की बात की जाए तो हम चुनाव देखेंगे कि 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। जो चुनाव जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन जिनको बोलते हैं। एक होते हैं मध्यावधि चुनाव, और तीसरे होते हैं उपचुनाव। तो हम देखेंगे जो आम चुनाव जो होते हैं वह प्रत्येक 5 साल में किए जाते हैं। जो आम चुनाव है वो प्रत्येक 5 साल में जो है जनरल इलेक्शंस होते हैं। अगर मध्यावधि चुनाव की बात की जाए तो मध्यावधि चुनाव जब होते हैं जब मान लो बीच में क्या है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या है, मध्य चुनाव कराए जाते हैं। तो जब लोकसभा भंग हो जाए तो ऐसी केसेस में क्या कराए जाते हैं, मध्य अवधि चुनाव कराए जाते हैं। अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव वो होते हैं, बाई इलेक्शंस वो होते हैं, मान लिया कि आकस्मिकता में किसी का निधन हो जाता है या फिर किसी की सीट जो है रिक्त हो जाती है, तो ऐसी सीटें हैं जो सीट्स क्या हैं, खाली हो जाती हैं, उन पर चुनाव कराया जाता है। ऐसे चुनावों को क्या बोला जाता है, उपचुनाव बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।